इस पहली बार चुनाव में देखा गया कि जातिवाद पर ये चुनाव लड़ा गया, न कि धर्मवाद पे था। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में पिछले मुख्य चुनाव के मुकाबले उसके वोट बैंक में कुछ जैसे माना जा रहा था कि इजाफा होगा, इजाफे की स्थिति नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी चिंता की बात संजीव बालियान के लिए हो सकती है, वो अपनी जो बीजेपी का बेस वोट था उसका खिसकना, धीरे धीरे कहीं कहीं कम होना। राजपूत समाज जो अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मानता रहा है, उसमें बड़ी भारी नाराजगी थी। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया जो राजपूत समाज की नाराजगी का, वो असर आपको यहाँ वोट डालते समय कितना आपको लगा कि क्या वो 100% वोट अलग बीजेपी के खिलाफ कहीं जाता दिख? त्रिकोणीय चुनाव तो हुआ ही नहीं है। चुनाव तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन में चुनाव हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में मतदान को लेकर अब चर्चा खूब जोरों पर है। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो मुजफ्फरनगर हॉट सीट पर हो रही है, क्योंकि इसी मुजफ्फरनगर में 24 का जमकर विरोध देखा गया बीजेपी के खिलाफ, और यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो है आपस में वो टक्कर जो है वो मुकाबला यहां जोरों पर रहा, उसकी खूब चर्चा रही। लेकिन जब वोट यहां डल चुके हैं, उसके बाद आखिर यहां कौन जीत रहा है और किसको यहां हार मिलने वाली है, आज इसी का आकलन करेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल यही कि आपने पूरा चुनाव देख लिया, पिछले चुनाव आपने 19, 14, उससे पहले के जो चुनाव आप लोगों ने तो 89 से अपने चुनाव लगातार कवर किए, देखे, समझे। 2004 का, 2009 का। हाँ, तो इस चुनाव का जहाँ तक आप संबंध में बता रहा हूँ, ये चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा भिन्न है। उसकी वजह क्या है कि आप भी देखिए कि जबकि ये माना जा रहा था कि ये मुजफ्फरनगर हॉट सीट है, इस पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो है बहुत उससे चुनाव लड़ रहे थे कि वो उसको चुनाव हराएगा, वो उसको चुनाव हराएगा। लेकिन इस सब के बावजूद देखने में आया कि वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं रहा जितने पिछले चुनाव में हुआ करता था। 8-9% वोटिंग परसेंटेज कम रहा। इसको लेके जो राजनीतिक पंडित है वो ये अनुमान लगा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, मतदाता में इतनी खामोशी क्यों रही, जबकि चुनाव में बहुत ही तेजी थी, चुनाव में बहुत ही आक्रामकता थी। इस सब के बावजूद ये इस 8-9% वोटिंग ने कम पड़ने ने सारे समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन बीच में जो मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारा, जैसे ही मायावती चुनाव में आई तो इसने दोनों ही प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया। जैसे कि मायावती का परंपरागत वोट माना जाता है कि उसका हरिजन वोट बैंक परंपरागत वोट बैंक है, उसके साथ जो भी वोट जोड़ेगा तो वो, जैसे अगर ये माना जाए कि मुस्लिम उस कैंडिडेट देती तो मुस्लिम प्लस हरिजन ये एक बहुत बड़ा वोट हो जाता है। इस चुनाव में उनका कैंडिडेट प्रजापति थे। प्रजापति के आने से प्रजापति समाज बीजेपी से टूटकर उनकी तरफ चला गया। इस पहली बार चुनाव में देखा गया कि जातिवाद पर ये चुनाव लड़ा गया, न कि धर्मवाद पे था, न हिंदू मुस्लिम के नाम पे था, न कोई और ऐसी इसमें आक्रामकता थी जिससे ये कहा जाए कि चुनाव उस पैटर्न पे जा रहा था। ये जातियों पे चुनाव लड़ा गया, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी देश के लिए कि उसकी जातियों में बढ़ के चुनाव लड़ा जाए। ऐसा इस चुनाव में अक्सर देखा गया। जो प्रतिशत वोटों का घटा, जो प्रतिशत इधर से उधर दूसरी जगह जुड़ा, ये सब जातियों के समीकरण में आया, जो कि ऐसी स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। कोई जीते कोई हारे, लेकिन समाज हमेशा बना रहना चाहिए, समाज में सामंजस्य बना रहना चाहिए। इस चुनाव में ये सामंजस्य टूटा है, चाहे थोड़ा कम टूटा हो, कहीं ज़्यादा टूटा है, लेकिन ये स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं है लोकतंत्र के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि चुनाव का ट्रेंड क्या हुआ होगा, चुनाव आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में पिछले मुख्य चुनाव के मुकाबले उसके वोट बैंक में कुछ जैसे माना जा रहा था कि इजाफा होगा, इजाफे की स्थिति नहीं आई। जैसे कि उनका वोट बैंक ये देखिए कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये बीजेपी का बेसिक वोट होता है, लेकिन इसमें प्रजापति कहीं कहीं गायब हो गया, कहीं कहीं पाल गायब हो गया, कहीं कहीं सैनी गायब हो गए। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के लिए खुशखबरी ये हो सकती है कि वो वोट बैंक उसके विपक्षी प्रत्याशी के पास नहीं गया। समाजवादी पार्टी के हरन मलिक चुनाव लड़ रहे थे, वो वोट बैंक उनके पास ना जाकर के वो दारा सिंह के पास चला गया, जो कि बसपा का वोट बैंक था। और आप ये देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनके पास उनका बेस वोट था मुस्लिम, उनके पास बेस वोट था अपनी जाति का, जो जाट जाति से थे। उनका मानना है कि हम अपनी जाति में काफ़ी पैंठ बनाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी का आपका बीजेपी से गठबंधन होने के साथ
उनके पास जितना अपना वोट बैंक था जाटों का, उसमें उन्होंने अपनी बिरादरी का वोट बैंक जोड़ दिया, जिससे कि 80%, 76%, 70% कहीं भी हो सकता है। वो जब नतीजे आएंगे उनमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि हरिंद मलिक को 20%, 15% या 25% वोट में जाटों का गया होगा। संजीव बालियान को वोट 80% तक भी जा सकता है, वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। जैसे जैसे बूथ खुलेंगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ी चिंता की बात संजीव बालियान के लिए हो सकती है, वो अपनी जो बीजेपी का बेस वोट था उसका खिसकना, धीरे धीरे कहीं कहीं कम होना। राजपूत समाज जो अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मानता रहा है, उसमें बड़ी भारी नाराज़गी थी। लेकिन चुनाव के दिन ज़रूर उसमें कुछ कमी आई। उन्होंने कोशिश की उसको जोड़ने की, लेकिन वो कितनी कम हुई होगी या कितना वो ठीक कर पाए होंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ये इससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। अब उसकी भरपाई, वो उनका कहना है कि हमने इसकी भरपाई दूसरी जगह से की है। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो बेस वोट उनका था समाजवादी पार्टी का, उसमें हमने टूट किया है। मुस्लिम को उनका मानना है कि हम 20 से लेके 30,000 तक हमने मुस्लिम को अपनी तरफ जोड़ने का काम किया है। अब ये माना जाएगा कि 20,000, 25,000, 30,000 अगर मुस्लिम उसमें टूटता है तो ये डबल वोट का काम करता है। समाजवादी पार्टी से टूटना और भाजपा में जुड़ना, दोनों एक जगह से टूटा दूसरे ने जोड़ा, एक वोट ने दो का काम किया। तो इस समीकरण पे ये माना जा सकता है कि जहाँ उनको नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट से कर सकते हैं, जैसा कि आकलन और चर्चाओं में इस समय है। असली स्थिति तो तब आएगी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ने बहुत ही जमकर वोट किया है और परसेंटेज ऑफ वोटिंग उनका ज़्यादा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी आंकड़े नहीं आए हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कितना कुल मिलाकर के वोट मुस्लिमों का बढ़ा है। हिंदू वोट बैंक बहुत कम रहा है, उसके मुकाबले उनके बूथ खाली रहे हैं। मुस्लिमों के यहाँ लंबी लंबी लाइन लग रही हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब टेबल पर आएगा तब इसका हम सही से आपको बता पाएंगे कि कितना परसेंट मुस्लिम वोट बढ़ा है, हिंदू वोट कितना कम रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोटों का करीब 6 लाख के आसपास माना जा रहा है कि वो पूरी लोकसभा में 6 लाख वोट मुस्लिम हैं, और बाकी इसके अलावा जो है 18,17,000 की ये लोकसभा में मतदाता हैं। उसमें से 6 लाख मतदाता कम होता है, तो 12,17,000 मतदाताओं में से कितना वोट किस पार्टी ने लिया, कितना किसने लिया, इसका आकलन तो सही नतीजे तभी मिलेंगे जब हम वोटिंग परसेंटेज हमारी टेबल पे होगा। लेकिन इस सब के बावजूद ये कहा जा सकता है चुनाव बहुत दिलचस्प है। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन सवाल ये हो सकता है कि जो वोट बैंक भाजपा का टूटा है वो विपक्षी दल पर न जाकर के वो बसपा के वोट बैंक में शामिल हुआ है, तो ये आकलन जीत का कम हो सकता है। जीत का अंतर बहुत कम होगा, मेरा अपना स्वयं का मानना है। चाहे वो जीत समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, चाहे वो जीत भाजपा की तरफ जाए, वोटों के समीकरण इतने लंबे नहीं रह गए कि हम ये मान लें कि हार जीत कोई 50,000, 70,000 या 1 लाख के पास चले जाए। मुश्किल से हार जीत 20,000 से के आसपास हो सकती है, 20 से भी कम हो सकती है। जैसे चौधरी अजय सिंह की हार जीत का आंकड़ा कुल 6,500 पर आके सिमट गया था, लेकिन उसमें वोट उनको 12 लाख से ज़्यादा पड़े थे। यहाँ वोट जो है 10,90,000 पड़ रहा है, तब वोट 17 लाख पूरी लोकसभा का था। आज वोट हमारे पास 18,17,000 पूरी लोकसभा का है। वोट बढ़ा है, मतों का प्रतिशत कम हुआ है। तो ये ऐसा मकड़ जाल है आंकड़ों का कि इसमें दोनों प्रत्याशी उलझ के रह गए हैं। लेकिन स्थिति साफ तभी होगी जब हमारे पास आंकड़े होंगे और हर मतदाता ने कहाँ कहाँ वोट कितना परसेंट किस बूथ पे किया है, उनसे बिल्कुल स्थिति तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी दोनों प्रत्याशी ये मान रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनके पीछे वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमको इस मुकाबला कहे कि कांटे का है, कहीं कोई बहुत ज्यादा जीत और हार का अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया जो राजपूत समाज की नाराजगी का, वो असर आपको यहाँ वोट डालते समय कितना आपको लगा कि क्या वो 100% वोट अलग बीजेपी के खिलाफ कहीं जाता दिखा, या उसमें कुछ आपको लगता है कि कहीं वो वोट समय आते आते कुछ वापिस हो गया हो? ऐसा हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं। राजपूत समाज ने बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें की, अपनी नाराज़गी जाहिर की, लेकिन वोट के दिन हमने अक्सर फील्ड में ये देखा कि जो राजपूत समाज की महिलाएं थी उनसे भी पूछा कि आप कहाँ वोट दे रही, तो उन्होंने बिल्कुल ये बेहिचक कहा कि हम फूल को वोट दे रहे हैं। युवाओं से पूछा आप कहाँ वोट दे रहे हैं, हम तो फूल को वोट दे रहे हैं। हमने कहा राजपूत समाज ने इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें की थी, उसका क्या हुआ? कहना जी वो चीज़ें छोड़ दो आप। तो लगता है कि जब मतों का डिवीज़न की बात हम सोच रहे थे कि ये होगा, ऐसा मतों का डिवीज़न ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ज़रूर हुआ है। नाराज़गी का असर
भाजपा पे जरूर पड़ा है, लेकिन भाजपा लास्ट तक जाते जाते अपना वोट इकट्ठा करने में थोड़ा कामयाब हो गई है। लेकिन कुछ नुकसान तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नुकसान हुआ है, जयंत के आने से उस नुकसान की भरपाई कहीं लगती है, क्योंकि अभी अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर विधायक है और ये किसान बेल्ट है। बड़े आंदोलन हुए, चौधरी अजीत सिंह के समय भी ये कहा गया कि यहाँ चुनाव बेईमानी से जीत लिया गया, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसे हालांकि कोई ऐसे किसी के पास ऐसे कोई प्रमाण आज तक नहीं सामने आए, लेकिन लोगों की भावना ये रही कहीं ना कहीं कि ज्यादा वोट जो है वो अजीत सिंह को मिले, ऐसा उनको लगा। लेकिन अभी अगर जयंत चौधरी के जाने के बाद आपको लग रहा है कि वो भरपाई, जो नुकसान आपको लगता है कि सैनियों के बीच हुआ, प्रजापतियों के बीच हुआ, कश्यपों के बीच हुआ, उसका भरपाई यहाँ जयंत चौधरी के आने से हो गई? इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप ये तय मान लीजिए कि चौधरी अजीत सिंह के चुनाव में वोट बहुत मिला था। चर्चाएं थी कि चौधरी साहब भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो वो चौंकाने वाले चुनाव परिणाम थे। उस स्थिति को देखते हुए ये लगता था कि चौधरी अजीत सिंह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। चर्चाएं चुनाव के रिजल्ट आने तक ये होती रही, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि जब बक्से खुले तो उनमें चौधरी सिंह 6,00,000 समथिंग चुनाव वोटों से चुनाव हार गए। कुछ लोगों ने कहा साहब इसमें बेईमानी हुई, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे। ऐसी कोई बात सामने भी नहीं आई कि उनको कोई बेईमानी से हरा देगा, लेकिन चर्चाएं जरूर ये रही कि उनको बेईमानी से हरा देगा। अच्छा, 14 का चुनाव कहा जा रहा था कि 14 की तरह के ये चुनाव, वो आपको लगा कहीं जो 14 की तरह का चुनाव था कहीं या नहीं नहीं, 14 के चुनाव से तो चुनाव बिल्कुल भिन्न था। 14 का चुनाव तो बिल्कुल ही एक तरफा मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा था, धर्म के नाम पे हो रहा था। यहाँ तो धर्म का नाम ही कहीं से गायब हो गया। आप ये चुनाव समझिए हिंदू मुस्लिम की चीज़ें खत्म हो गई। इस चुनाव में सीधा सीधा चुनाव जातिवाद पे गया, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। हम लोगों को जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए, कोई जीते कोई हारे, समाज सर्वोपरि है। तो ये चीज़ें बहुत ही खराब है राजनीति का हिस्सा कि हम जातिवाद में बटे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। आपको अगर आप देखें नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन, किसको आप समझते हैं कि हाँ नंबर 2 नंबर 1 और या नंबर 3? चुनाव तो सीधा सीधा आप समझिए कि त्रिकोणीय चुनाव तो हुआ ही नहीं है। चुनाव तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन में चुनाव हुआ है। अब नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन तो स्पष्ट तो तभी होगी जब सब हमारे सामने आंकड़े होंगे। अब आंकड़ों का समीकरण ये कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी को जो बसपा बीजेपी का वोट बैंक है उसकी टूट में से कुछ हिस्सा मिल जाता है, तो ये आप ये मानिए कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनके वोट बैंक में सेंध लगी हुई है, लेकिन वो सेंध लगने के बाद वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी पर ना जा करके बसपा पे जाता है, तो उनके खतरे की घंटी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके खतरे को बहुत कुछ भरपाई जो जयंत जी का वोट बैंक है वो कर रहा है, उनके खतरे को भरपाई जो मुस्लिम का वोट बैंक है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमको 25,000 30,000 35,000 मुस्लिम हमको मिल रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो संजीव बालियान जी बहुत नज़दीक से चुनाव जीतते हैं। वो तो दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे मानना है कि हार जीत का समय 20-25 हज़ार से ऊपर का नहीं होगा। उसमें संजीव बालियान जीत भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ऐसी स्थिति में दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी मान के चल रहा हूँ कि संजीव बालियान जी प्रथम स्थिति में होंगे और उनके वोट बैंक गड़बड़ा है तो हरेंद्र मलिक जी दूसरी स्थिति में।